Hello guys, this is Caroline Verghese and I'm back with a new video. कुछ और vocabulary सीखेंगे आज हम and ये vocabs आपके English के newspaper से लिए गए हैं. So first of all, बहुत chances हैं कि आप इन vocabs को, इन words को अपने question papers में देखो. You will be seeing these words in your question papers first of all. सेकेंडली आप ये वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं लेकिन लोग जल्दी यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होता है. सो इफ़ यू यूज़, अगर आप ये वर्ड्स अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपके स्पीकिंग स्किल्स, आप जिस तरीके से बात करते हो उसमें ऑफ कोर्स कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे, कुछ एक बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल पे या किसी पे जिससे आप बात कर रहे हो. ऑलराइट, सो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है shrewd. SHREWD, shrewd. shrewd फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन्स को डिफाइन करता हो उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. shrewd का मतलब है हिंदी में चालाक. चालाक इन द सेंस कि कोई इंसान जो काफ़ी क्लेवर है एंड सोच समझ के डिसीशंस लेता है, सोच समझ के डिसाइड करता है, जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता है. राइट, जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते. कल हमने ये वर्ड सीखा था मैनिपुलेट. मैनिपुलेट का मतलब मैंने बताया था चालाकी से आप जब कुछ करते हो. राइट, तो जल्दी इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उनको हम shrewd बोलते हैं. shrewd के सिनोनिम्स आपके क्या हैं? एस्ट्यूट, क्लेवर, शार्प. ये आपके सिनोनिम्स हैं. एस्ट्यूट, क्लेवर, शार्प. shrewd का मतलब चालाकी, तो एस्ट्यूट, क्लेवर, शार्प इन तीनों का भी यही मतलब है. एंड अब हम आते हैं आपके एंटोनिम्स पे. एंटोनिम्स होंगे फूलिश, अनवाइज. एक और एंटोनिम फूलिश, अनवाइज एंड स्टूपिड. ये आपके एंटोनिम्स हैं. राइट, अब इसमें shrewd इज अ न्यू वर्ड, एस्ट्यूट इज अ न्यू वर्ड. बाकी सारे बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जानते हो, मतलब जानते हो, आप यूज़ भी करते होगे. लेकिन क्लेवर, शार्प का कुछ बेटर वर्जन होगा आपका shrewd. So if you use the word shrewd, that gives a better impact on the people. कि आपको हाँ पता है. इसका जो सेंटेंस है वो है he is too shrewd to be decomposed by such conversation. मैं लिखती हूँ he is too shrewd to be decomposed. Decomposed by such a conversation. He is too shrewd. फर्स्ट ऑफ ऑल shrewd का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया. So he is too shrewd का मतलब है चालाक. To be decomposed, decomposed by such a conversation. Conversation का मतलब आप सभी को पता होगा, बात करना, बातें जो होती हैं जो दो लोगों के बीच में, या जब बात होती है तो दो लोगों के बीच में या कोई ग्रुप में बात होती है तो उसको हम बातों को इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन बोलते हैं. डिकम्पोज्ड का मतलब है डजंट गेट एंग्शियस वेरी सून. बहुत जल्दी एंग्शियस नहीं होते या सैड नहीं होते या इफेक्ट नहीं होते हैं बातों से. तो हिंदी में इसका मतलब सिंपल ये होगा कि वो बहुत चालाक हैं, वो बहुत तेज़ हैं कि वो जल्दी से आपकी बातों से इफेक्ट नहीं होंगे. चाहे वो अच्छी बात हो या ख़राब बात हो, कुछ भी हो, वो जल्दी इफेक्ट नहीं होंगे. स्पेशली एंग्शियस नहीं होंगे या सैड नहीं होंगे ये बातें सुन के, और जल्दी डिसाइड नहीं करेंगे. सैड होते हैं या जब इमोशंस होते हैं तो इंसान जब डिसाइड करता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि
इमोशंस में कभी कभी गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं. सो ही इज़ नॉट, वो बहुत श्रूड है टू बी डिकम्पोज्ड अफेक्टेड बाय सच अ कॉन्वर्जेशन. ये हमारा आज का फर्स्ट वर्ड था. सेकेंड वर्ड है हमारा फार्स. फार्स, फार्स का मतलब है कोई ऐसा इवेंट या सिचुएशन जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो और अनफेयर हो. राइट, फार्स, FARCE, फार्स का मतलब है कि कोई ऐसा इवेंट हो या सिचुएशन हो जो जैसे अपन कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, है ना, तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा कंपटीशन है. जब आप कॉम्पिटिशन्स में जाते हो या कहीं फंक्शन में जाते हो तो चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं, बहुत ही मतलब सिस्टमैटिकली चलती हैं कि पता होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको पता है ये आपका काम है, सो दैट ये आपका काम है, आप वो करोगे, दूसरे का काम है वो करेगा. सो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलता है. बट जब चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनसिस्टमैटिक होती है एंड अनफेयर होती हैं, तो उस कंडीशन को हम फार्स बोलते हैं. इसका सिनोनिम होगा कॉमेडी, मॉकरी, कॉमेडी, मॉकरी एंड जोक. कॉमेडी, मॉकरी एंड जोक, ये आपके सिनोनिम्स हैं. कॉमेडी बहुत ही कॉमन वर्ड है, जोक बहुत ही कॉमन वर्ड है, मॉकरी जो है दैट इज अ न्यू वर्ड. मॉकरी इज अ न्यू वर्ड, राइट. सो फार्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. कॉमेडी डिफरेंट, आई मीन सिनोनिम्स होंगे कॉमेडी, मॉकरी एंड जोक. एंटोनिम्स होंगे आपके एडवांटेज, आंसर, एडवांटेज, आंसर एंड सॉल्यूशन. ये आपके एंटोनिम्स होंगे. फार्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसा सिचुएशन जो अनफेयर हो एंड अनसिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड ना हो. इसके सिनोनिम्स है कॉमेडी, मॉकरी एंड जोक. एंटोनिम्स में कोई भी ऐसा न्यू वर्ड नहीं है, बहुत ही कॉमन से वर्ड्स है, एडवांटेज, आंसर एंड सॉल्यूशन. इसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है the entire situation was farce. The entire situation was farce. अगला वर्ड आपका आएगा आफ्टर मैथ. आफ्टरमैथ. आफ्टरमैथ का मतलब है कि हिंदी में बोलेंगे परिणाम, या हिंदी में बोलते हैं आफ्टरमैथ को परिणाम. मतलब कि कोई ऐसा सिचुएशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, कुछ भी होता है उसका कॉन्सिक्वेंस को हम आफ्टरमैथ बोलते हैं. कॉन्सिक्वेंस की जगह या रिजल्ट की जगह या आउटकम की जगह, इफेक्ट की जगह आफ्टरमैथ यूज कर सकते हो. इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट. कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट, रिजल्ट, ये सारे ही इसके सिनोनिम्स हैं, है ना. और इनमें से कोई भी आपका न्यू वर्ड नहीं है, सारे ही बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं. एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉस, रूट, बेसिस, ये आपके एंटोनिम्स होंगे, है ना. एंटोनिम्स में भी कुछ भी नया वर्ड नहीं है. कॉस, रूट एंड बेसिस, ये आपके एंटोनिम्स हैं. इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आफ्टरमैथ. अब इसका एग्जाम्पल होगा द फूड प्राइसेस सोड आफ्टर the food prices soared in the aftermath of the
drought. The food prices soared in the aftermath of the drought. Soared, right? The food prices soared. Soared मतलब बढ़ गए, दाम बढ़ गए, है ना? फूड के अनाज के दाम बढ़ गए हैं, बढ़ गए. कॉन्सिक्वेंस क्या, ये कॉन्सिक्वेंस था और इवेंट क्या था आपका? ड्रॉट इवेंट था, है ना? सो द नेक्स्ट वर्ड वुड बी bequeath. bequeath. bequeath का मतलब है वसीयत, जो हम बोलते हैं जब आपको कुछ चीज़ें विल में मिलती हैं. एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा होता है कि ये आपको मिलेगा आफ्टर सच अ सर्टन टाइम, इस टाइम के बाद या इस इंसान के लाइफ टाइम के बाद आपको जो चीज़ें मिलती हैं उसको विल भी बोलते हैं, उसको हम बिक्वीथ भी बोलते हैं. ठीक है, बिक्वीथ इज अ बेटर वर्ड. ऑलराइट, अब बिक्वीथ का सिनोनिम्स क्या होंगे? पहला मैंने आपको बता दिया, विल, डिवाइस, will devise and endo. will devise and endo, ये आपके सिनोनिम्स है. इसमें endo एक नया वर्ड है, राइट? इसको हम प्रोनाउंस करते हैं endo. ये डिवाइस लिखा है DEVICE, या बेटर सीन. सो बिक्वीथ के सिनोनिम्स हैं आपके विल, डिवाइस एंड एंडो. एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसोन, रॉब एंड डिप्राइव. डिसोन, रॉब एंड डिप्राइव, ये आपके एंटोनिम्स होंगे. तो इसमें डिसोन जो है वो एक नया वर्ड है, डिप्राइव एक नया वर्ड है, रॉब पता होगा, वैसे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये भी बिक्वीथ का एक एंटोनिम है, मतलब बिक्वीथ का ऑपोजिट है. बिक्वीथ का मतलब है जब कोई बिना वसीयत जो मिलती है, या जो बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के जब आपको कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसे मिलते हैं विल में, है ना, उसको हम बिक्वीथ बोलते हैं. बिक्वीथ का ही सिनोनिम है विल. तो विल की जगह आप ये भी बोल सकते हो बिक्वीथ. सो बिक्वीथ का सेंटेंस क्या होगा? बिक्वीथ का सेंटेंस है डू नॉट बिक्वीथ, डोंट यू बिक्वीथ अस इन योर डेट. डोंट यू बिक्वीथ अस टू योर डेट, है ना? डोंट यू बिक्वीथ अस टू योर डेट, या डोंट यू बिक्वीथ योर डेट टू अस, दोनों सेम है. डोंट यू बिक्वीथ योर डेट टू अस. डेट, दिस इज अनदर वर्ड डेट, जो मैंने अभी सेंटेंस में यूज किया. इसको इसमें बी साइलेंट होता है. इट इज प्रोनाउंस्ड एज डेट. डेट का मतलब है उधार में. आप जब किसी से उधार लेते हो या किसी से मनी बोरो करते हो तो उसको हम डेट बोलते हैं. ठीक है, सो मनी बोरोइंग इज नोन एज डेट. सो डोंट यू बिक्वीथ योर डेट टू अस. अब अगला आपका वर्ड है कंस्ट्रेंड. कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंट का मतलब है मजबूर करना या फोर्स करना. किसी को कुछ चीज़ को कुछ करने के लिए फोर्स करना या मजबूर करना, उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं. कंस्ट्रेंट का मतलब है मजबूर करना. सो कोई भी जब किसी भी चीज़ में आपको मजबूर करे या किसी को मजबूर करते हैं तो उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं. इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे आपके फोर्स्ड, curtailed, forced, curtailed. curtailed एक न्यू वर्ड है. एंड आपका थर्ड है curbed. तो ये आपके सिनोनिम्स हैं, है ना?
फोर्स्ड, कर्टेल्ड एंड कर्ब्ड, ये तीनों ही आपके सिनोनिम्स हैं, जिसमें से कर्टेल्ड एंड कर्ब्ड दोनों ही न्यू वर्ड्स हैं. कर्ब, कर्टेल. ये दोनों ही आपके न्यू वर्ड्स हैं. इनका भी मतलब सेम ही है एज ऑफ कंस्ट्रेंट, दैट इज मजबूर करना. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? अनअफेक्टेड. एंटोनिम्स होंगे इसके अनअफेक्टेड, फ्रीड एंड abandoned. Antonyms हैं unaffected, unaffected, and this is your, एक मिनट, unaffected, abandoned, unaffected, abandoned. ये आपके एंटोनिम्स हैं. तो एंटोनिम्स में कुछ भी नया नहीं है, सारे वर्ड्स ही बहुत कॉमन वर्ड्स हैं आपके. सो कंस्ट्रेंड, कर्टेल्ड, कर्ब्ड आपके सिनोनिम्स हैं. अनअफेक्टेड, अबैंडन्ड, फ्रीड आपके एंटोनिम्स हैं. ये दोनों भी आप लिख लेना, कर्टेल एंड कर्ब्ड, बिकॉज दीज आर ऑल्सो, ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्वर्जेशन में. अगर आप कंस्ट्रेंट नहीं यूज़ करते तो आप फोर्स्ड की जगह आप कर्टेल्ड, कर्ब्ड यूज़ कर सकते हो. सो इसका एग्जाम्पल होगा आपका, ही वॉज ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही वॉज कंस्ट्रेंड टू रिटायर फ्रॉम हिज वर्क. या इसको थोड़ा बेटर बोल सकते हैं, ही वॉज कंस्ट्रेंड टू रिटायर ड्यू टू हिज इल हेल्थ. ही वॉज कंस्ट्रेंड टू रिटायर, constrained to retire due to his ill health. रिटायर की स्पेलिंग ये है RETIRE. रिटायर का मतलब पता है, जो रिटायरमेंट होता है, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हो. सो ही वॉज, उनको प्रेशराइज किया गया था, उनको फोर्स किया गया था कि वो अपनी जॉब छोड़ दे क्योंकि वो बीमार थे. बीमार को हम सिक की जगह, इंस्टेड ऑफ सिक, बीमार को हम इल हेल्थ भी बोलते हैं. ऑलराइट, सो ही वॉज कंस्ट्रेंड टू रिटायर ड्यू टू हिज इल हेल्थ. आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे हैं? आज हमने सीखा है श्रूड, जिसका मतलब है चालाक, कोई क्लेवर होना. सेकंड वर्ड है फार्स, जिसका मतलब है कि कोई ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनफेयर हो. अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनफेयर, है ना, अनफेयर, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनफेयर हो, उसको हम फार्स बोलते हैं. थर्ड वर्ड आपका आएगा आफ्टरमैथ. फोर्थ वर्ड आपका आएगा bequeath, एंड फिफ्थ वर्ड आपका आएगा constrained. सो ये वर्ड्स आज हमने सीखी हैं और ये बहुत ही कॉमनली आप अपने यूज़ कर सकते हो कॉन्वर्जेशंस में. और इसमें ये सारे ही वर्ड्स इतने कॉमन वर्ड्स हैं और ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अपने इंटरव्यूज़ में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं वही ऐसी होती है कि आप इनको यूज़ कर सकते हो. तो इनके साथ फेमिलियर होने का तरीका क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इसको पहली बात आप अपने कॉपी में लिखोगे इन वर्ड्स को. चाहे तो आप दोबारा से वीडियो देखो, लेकिन आप इनको अपने कॉपीज़ में लिखोगे. एंड सेकेंडली, आप
इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओगे। रोज एक ही सेंटेंस, एक वर्ड का एक सेंटेंस ही क्यों ना बना लो, लेकिन रोज एक सेंटेंस बनाना। एंड थर्डली आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई, आपको ट्राई करना है कि आप इन वर्ड्स को अपने कॉन्वर्जेशंस में, आप अगर कभी किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो या आप जिससे इंग्लिश में बात करते हो, आप उनके साथ ये वर्ड्स यूज़ कर पाओ। अगर आपने, मैं जो बोल रही हूँ वो आप करोगे, अगर रेगुलरली करोगे, तो आप एक महीने के अंदर अंदर आप खुद फील करोगे, रियलाइज़ करोगे कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब ये वर्ड्स यूज़ करोगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम सोचते नहीं है कि इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे। सेम चीज़ अगर मैं जो बोल रही हूँ वो आप करोगे तो आपको इंग्लिश के साथ भी ये दिक्कत नहीं होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि चालाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको खुद में आ जाएगा कि फ्लो में वो आप बोलने लगोगे कि आपको पता है क्योंकि चालाक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या मैनिपुलेट करने को इंग्लिश में हम किसी को चालाकी से कुछ करवाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फोर्स करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बेटर वर्ड फॉर फोर्स्ड इंस्टेड ऑफ फोर्स्ड, है ना। तो ऐसे वर्ड्स हैं। सो आप इनको प्लीज़ कॉपी में लिखो, इनको इन पे सेंटेंसेस बनाओ। एक सेंटेंस एक वर्ड का बना लो, काफ़ी है, लेकिन रोज़ बनाना। थर्डली आपको ये कोशिश करना है कि आप अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करो, एंड you'll be good to go, you'll be ready for your interviews very soon. Thank you so much.